दोस्तों आज मैं बात करूंगा बाबर की। जहां दोस्तों बाबर भारत में लगभग 4 साल रहा। 4 साल में उसने 4 युद्ध लड़े और इन युद्धों में उसने विजय हासिल की। और दोस्तों विजय हासिल करने के बाद भारत में उसने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। आज मैं इस वीडियो में एक एक करके उन मस्जिदों को भी दिखाऊंगा और कौन कौन से उसने युद्ध लड़े ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं ये बाबर की सबसे पहली मस्जिद है। पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने पानीपत के अंदर इस मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप जाकर इस मस्जिद की पूरी डिटेल और पूरी जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हुआ और उत्तर प्रदेश में अगर बाबरी मस्जिद को हटा दे तो इसके अलावा 3 और मस्जिद है जिनका नाम बाबर से जुड़ा है, जिन्हें बताया जाता है कि बाबर ने ही बनवाया था। दूसरी मस्जिद जिसको बाबर ने बनवाया था वह मस्जिद है मस्जिद बेगम बलराजपुर, जो फैजाबाद जिले के दर्शन नगर इलाके में आज भी मौजूद है। यह इलाका अयोध्या से थोड़ी ही दूर पड़ता है। इसके अलावा एक और मस्जिद है जिसको बाबर काल का ही बताया जाता है, उसका नाम है मस्जिद मुमताज शाह मस्जिद। यह मस्जिद लखनऊ से फैजाबाद जाने वाले रास्ते पर मुमताज नगर में पड़ती है। और दोस्तों बाबरी मस्जिद को तो आप जानते ही है, जो अयोध्या में है और उसके पीछे कितना बवाल मचा है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। आजकल वहाँ राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बाबर के जीवन में युद्ध जो उसने भारत में लड़े और जीते। बाबर का युद्ध नंबर 1 1526 पानीपत का मैदान। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीतकर भारत में उसने मुगल सल्तनत की स्थापना की नींव रख डाली। बाबर का दूसरा युद्ध 1527 ईस्वी में खानवा में राणा सांगा के साथ हुआ और इस युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की और राणा सांगा को हराकर उसका क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। बाबर की तीसरी लड़ाई 1528 ईस्वी में चंपारण में लड़ी गई। बाबर ने इस लड़ाई में अफगान साम्राज्य के सुल्तान महमूद लोदी के साथ लड़ते हुए चंपारण की लड़ाई जीत ली और उनका स्थान अब भारत में बहुत ऊंचा हो चुका था। इसके बाद बाबर ने चौथी लड़ाई कन्नौज में लड़ी। 1528 में बाबर ने चौथी लड़ाई अफगान सुल्तानों के खिलाफ लड़ी और उसमें भी वह विजय रहा। दोस्तों पांचवी लड़ाई बाबर ने गोरगा लड़ाई लड़ी जो 1529 ईस्वी में लड़ाई गई। इस लड़ाई में बाबर ने अफगान साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान लोदी के खिलाफ युद्ध किया और उसमें भी वह विजय रहा। दोस्तों इस तरह बाबर ने भारत में लगभग 5 लड़ाई लड़ी और पांचों लड़ाई में वह हमेशा जीतता रहा। 26 दिसंबर 1530 को बाबर का निधन हो चुका था और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। इसके बाद बाबर को भारत में बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है। उसको बहुत भला बुरा कहा जाता है। दोस्तों भारत में कुछ लोग बाबर को आक्रमणकारी कहकर उसका अपमान करते हैं और मुसलमानों को उसकी औलाद कहकर उन्हें जलील किया जाता है। भारत में बाबर को कुछ लोग आक्रमणकारी मानते हैं और कुछ लोग विजेता। वो जो भी है, लोगों को या तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या फिर ज़्यादा जानकारी लेने की दिलचस्पी नहीं है। आज इस वीडियो में आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि बाबर क्या था। जब भी बात आती है मुगलों की तो शाहजहां, अकबर और औरंगजेब को ही याद किया जाता है। बाबर को तो जैसे याद ही नहीं किया जाता। इतिहासकार हरबंश मुखिया कहते हैं बाबर का व्यक्तित्व सांस्कृतिक, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा से भरा हुआ था। इतिहासकार मुखिया कहते हैं कि अगर भारत में बाबर न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वस्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगलों ने काफ़ी योगदान भारत की संस्कृति को बनाने में लगाया है। बाबर दुनिया का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो उसकी कामयाबियों और नाकामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंश मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी भी हार मत मानो। उन्हें समरकंद उज्बेकिस्तान हासिल करने का बहुत बड़ा जुनून था और उसने समरकंद पर लगभग 3 बार युद्ध किया, 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर बार उसे वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। इसके विषय में मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर समरकंद पर कब्जा कर लेता और वहाँ का राजा बन जाता तो शायद वह भारत नहीं आ पाता और शायद भारत आज के जैसा भारत ना होता।
भारत में भले ही बाबर को सम्मान ना मिला हो जो उनके पोते अकबर को मिला है, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल दिया जाता है जो भारत में अकबर को दिया जाता है। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आमतौर पर प्रचलित है। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में ही देखने को मिला है। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम बात है। उन्होंने 1930 से 1940 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा, उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा, हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40 शब्द फारसी और उर्दू के हैं, तो बताइए कि हम अपनी भाषा से इन शब्दों को कैसे निकाल सकते हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी हैं। उनमें से एक हस्ती बाबर थी। बाबर की कठोरता की मिसाल तो सब देते हैं। कहते हैं कि बाबर बड़ा ही कठोर दिल था और बड़ा ही सख्त मिजाज का आदमी था, लेकिन उसकी दरिया दिली और नरम दिल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुखिया कहते हैं कि एक बार जंग में किसी ने बाबर को खरबूजा लाकर दिया। उस खरबूजे को देखकर खुशी के मारे बाबर की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोने लगा। दोस्तों, बाबर के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या वो वाकई में ही आक्रमणकारी था या वह भारत को अपना देश बनाकर इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था?